हेलो बच्चों, वेलकम टू आई स्मार्ट क्लासेस। तो कैसे हो आप लोग सभी? आई होप यू आर गुड। तो हमारा लाइट वाला चैप्टर चल रहा है, उसके हम अब तक 7 पार्ट कर चुके हैं। आज का ये जो पार्ट है हमारा लेक्चर 8 है और इसके अंदर आज हम एक बहुत ही मज़ेदार वाला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन आपने सुना भी होगा, मैग्नीफाइंग ग्लास सुना होगा। क्या काम करता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके साइज़ को कैसा करके दिखाना, लार्ज करके दिखाना। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे यहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई एप्पल बना दी, ठीक है, एप्पल दिख रही है, दिख रही है। तो इस एप्पल को अगर आप किसी भी मिरर से अगर देखते हो और वो मिरर अगर इसके साइज को अगर लार्ज करके दिखा रहा है, यानी मैग्नीफाई, क्या इसकी डिफाइन है मैग्नीफिकेशन? द पावर टू मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट बाय ए मिरर, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई कितना करता है, क्या है, कितनी उसकी पावर है, उसी को हम क्या बोलते हैं? मैग्नीफिकेशन बोलते हैं। अगर देखो साइज अगर इंक्रीज करके दिखा रहा है तो उसको मैग्नीफिकेशन बोल देते हैं। एक इसी का अपोजिट वर्ड और होता है कि अगर उस साइज को अगर स्मॉल करके दिखाए, क्योंकि अपन पढ़े थे ना कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा। कॉनकेव मिरर के अंदर तो क्या बता रहा था, जो अपना मिरर था वो साइज को लार्ज करके दिखा रहा था, क्योंकि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम, जैसे कि यहाँ पर अपन ने पढ़ा था ना, जैसे ये कॉनकेव मिरर है, इस कॉनकेव मिरर के पास जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को पास लेकर जाते हैं वैसे इसकी इमेज दूर बनती है और साइज इंक्रीज होता जाता है। तो साइज कितना इंक्रीज कर रहा है वही उसका क्या होता है? मैग्नीफिकेशन होता है। अब ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि मिरर हमेशा साइज को लार्ज करे, नहीं, कभी कभी जब ऑब्जेक्ट अपना दूर होता है तो साइज उसका स्मॉल भी होता है। ऐसे ही अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो, अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर तो ऑलवेज साइज को स्मॉल करके दिखाता है, साइज को छोटा करके दिखाता है ना हमेशा। ये छोटा करके इधर स्मॉल करके दिखाता है, ये अपने डिस्कस कर लिया है, सब कुछ कर चुके हैं पहले। तो अगर कोई भी मिरर किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज को इंक्रीज करके दिखाता है तो उसको मैग्नीफिकेशन बोलते हैं, और अगर इसके साइज को अगर स्मॉल करके दिखाता है तो उसको मिनीफिकेशन बोलते हैं, मिनीफिकेशन। तो आपकी बुक के अंदर सिर्फ एक ही वर्ड दे रखा है तो कोई बात नहीं, अपन एक ही वर्ड याद रखेंगे, वो है ये याद होना हो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आपको ये तो याद होना ही चाहिए, ये मालूम होना चाहिए। द पावर टू मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट बाय ए मिरर, इसी को मैग्नीफिकेशन बोलते हैं। अब हम ये मैग्नीफिकेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? बहुत ही सिंपल सा इजी सा फॉर्मूला है इसका, कि इसको देखो मैग्नीफिकेशन को डिनोट किया जाता है एम से। एम इज इक्वल होता है एच डैश अपॉन एच, ठीक है, या तो आप ये लिखो। इसके अलावा एक और इसका फॉर्मूला होता है एम इज इक्वल माइनस वी अपॉन यू, ये सेकंड फॉर्मूला और होता है। तो इन दो फॉर्मूलों की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ दीज टू फॉर्मूलाज वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मैग्नीफिकेशन, कि वो कितना मैग्नीफाई करके दिखा रहा है, उसकी वैल्यू का हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब द क्वेश्चन इज अराइज कि यहाँ पे कौन से, यहाँ पे कौन क्या है, एच डैश क्या है, एच क्या है, वी क्या है, यू क्या है, तो हमको मालूम होना चाहिए ना। तो इसके लिए हम बताता हूँ मैं आपको कि एच डैश किसको बोलते हैं हम। देखो एच डैश क्या होता है, सबको लिख लेता हूँ मैं पहले। एच क्या होता है, वी भी है ना अपने पास में और यू भी है। करेक्ट, सबको चारों को डिस्कस कर लें। इसमें से दो तो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस टू टर्म। तो क्या है, कुछ आइडिया है, याद है, नहीं है? चलो मैं याद दिलाता हूँ। देखो वी हमने डिस्कस किया था, वी जो होती है वो इमेज डिस्टेंस होती है, यानी कि आपकी जो इमेज बन रही है या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है वो पोल से कितनी डिस्टेंस पे है। पोल पी वाला होता है ना, पी से कितनी डिस्टेंस पे है, वो ही डिस्टेंस उसकी वी कहलाती है। तो यहाँ पर आप वी क्या कह सकते हो, इमेज डिस्टेंस, है ना, इमेज डिस्टेंस। या फिर आप लिख सकते हो डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड इमेज, इमेज और उसके बीच की क्या डिस्टेंस है। वहीं सिमिलरली अगर बात करूँ यू की, यू क्या इंडिकेट करता है यहाँ पे, यू है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो पोल से कितने डिस्टेंस दूर है वही उसकी यू होती है डिस्टेंस। तो इसको यू को आप क्या लिख सकते हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू कैन आल्सो राइट द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट, आप ये भी लिख सकते हो। तो एच डैश और एच क्या है, एच नॉर्मली अपन किसके लिए यूज करते हैं, हाइट के लिए यूज करते हैं ना, तो यहाँ पे भी हाइट के लिए यूज किया है। बट हाइट किसकी, एच डैश जो हाइट होती है ये बताती है कि जो इमेज है इस इमेज की हाइट क्या है। तो एच डैश को मैं क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, एच डैश होती है हाइट ऑफ
हाइट ऑफ इमेज, या फिर इमेज हाइट लिख दो, एच ऑब्जेक्ट हाइट हो जाएगी। तो ये सिंपल सी कुछ टर्म है जिसकी हेल्प से आप फाइंड कर सकते हो, किस किस को फाइंड कर सकते हो, एम को फाइंड कर सकते हो, मैग्निफिकेशन, है ना। तो मैग्निफिकेशन को अगर आप इन फॉर्म में लिखना चाहते हो, आप लोग वर्ड्स की फॉर्म में लिखना चाहते हो, तो आप क्या लिख सकते हैं, हम एम इज इक्वल हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और अगर आपको इमेज डिस्टेंस की फॉर्म में लिखना है तो एम इज इक्वल होगा वी माइनस इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो आपको ये वैल्यू दे रखी हो तो हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसमें भी आपको वन थिंग आपको याद रखनी है, वेन एवर एम द वैल्यू ऑफ एम इज़ नेगेटिव, अगर एम की वैल्यू कभी भी नेगेटिव आ जाए, क्या आ जाए, नेगेटिव, तो इट मीन्स समझ लेना जो इमेज होगी वो हमेशा कैसी बनेगी, इमेज हमेशा रियल एंड, आपको पता है रियल के साथ हमेशा क्या आता है, इन्वर्टेड आता है ना, इन्वर्टेड, ओके। और अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, कैसे आ जाए, पॉजिटिव, लिख लूँ मैं यहाँ पे, चलिए लिखते हैं, अगर m की वैल्यू कभी भी पॉजिटिव आ जाए, है ना, ये पॉजिटिव लिखा हुआ है, तो उस केस में इमेज हमेशा वर्चुअल रहेगी एंड, और वर्चुअल के साथ क्या आता है, इरेक्ट। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसे मालूम चलेगा, जब आप इनकी वैल्यू पुट करोगे ना, अपन न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, जब इनकी वैल्यू पुट करोगे ना, तो वैल्यू पुट करने के बाद में जो लास्ट में जो सॉल्यूशन आएगा, अगर वो वैल्यू नेगेटिव है तो ये रहता है, और अगर पॉजिटिव होती है तो ये होता है। अब इसमें भी एक चीज़ और आप ध्यान रख सकते हो, अगर कभी भी m की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 हो, अगर कभी भी m की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 होती है, तो इट मीन्स जो मिरर है वो ऑब्जेक्ट की जो साइज़ है उसको इंक्रीज करके दिखा रहा है, यानी मैग्नीफाई करके दिखा रहा है। वापस सुन लो, अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है, यानी अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा है इसकी वैल्यू कम है, तो उस केस में m हमेशा आपको ये शो करता है कि जो ऑब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को ये जो मिरर होगा ये क्या करके दिखा रहा है, इसके साइज़ को लार्ज करके दिखा रहा है, यानी मैग्नीफाई कर रहा है। ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब वो मैग्नीफाई कर रहा है। यहीं अगर इसकी वैल्यू लेस देन, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या लिख सकते हैं आप लोग, तो आप लोग ये लिख सकते हो द साइज ऑफ इमेज इज हाई, तो आप क्या लिख सकते हैं, अपन इमेज साइज लिख सकते हो, इमेज साइज इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट साइज, ठीक है। और अगर यही अगर ऐसा होता है m लेस देन 1, यानी कि 0 से अबव 1 से लेस हो, तो उस केस में क्या होगी, वहाँ पे इमेज की साइज़ क्या होगा, कम होगा, इमेज साइज तो क्या होगा, स्मॉल होगा, किससे, ऑब्जेक्ट्स के साइज से। आप ये चीज़ ध्यान रख सकते हो, ठीक है ना, तो ये हम ध्यान रख सकते हैं। तो चलिए इसको नोट कीजिए आप लोग। तो बच्चों देखो, अब हम न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करने जा रहे हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल हैं। तो आपको इन न्यूमेरिकल को अच्छे से समझना है, हमें मिलकर समझेंगे हम इनको। तो आपको कॉन्सेप्ट से जाना है, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करके करना आपको, नहीं तो आपने रटने की कोशिश की या फिर सीधा कर लिया तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो 1 क्वेश्चन तो कर लोगे आप लोग, फिर आगे वाले क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझेंगे अच्छे से, और उसको सही से एक डायग्राम की हेल्प से हम उसको करने की कोशिश करेंगे, है ना। आपको ऐसा नहीं है कि सीधा फॉर्मूला लगाया और वैल्यू पुट की ऐसा कर लिया, नहीं। वैसे में हमारा जो आंसर इसमें जो लास्ट में निकलेगा उससे हम क्या होंगे, कंफर्म नहीं हो पाएंगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी नहीं रहेगा अपन को। तो ऐसे में अगर आप चाहते हो कि आपके आंसर पर बिल्कुल सही आपको लगे, कि भी आपको खुद को पहले ही पता चल जाए कि हाँ यार मेरा आंसर 100% सही है, तो उस केस में वो हम तभी कर सकते हैं जब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो कैसे करते हैं, चलिए इस क्वेश्चन को हम ट्राई करते हैं। तो क्वेश्चन है आपके सामने लिखा हुआ है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, ठीक है, आपकी बुक का ये एक्सरसाइज में जो लास्ट में जो क्वेश्चन है ना, उसमें न्यूमेरिकल फर्स्ट क्वेश्चन है, फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज 30 सेंटीमीटर। देखो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आया ना, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में जो देखना है कि ये किसकी बात कर रहा है। ये वाला जो चैप्टर है ना, लाइट वाला, इसके अंदर दो टॉपिक है, आपके
मिरर के बारे में भी डिस्कस किया गया है और इसके अलावा लेंस के बारे में भी डिस्कस कर रखा है। तो जब भी न्यूमेरिकल आता है तो वहाँ पर अक्सर अपन को मालूम नहीं रह पाता, जल्दबाजी में या टाइम की कमी की वजह से हम वहाँ पे मिरर वर्ड को देखना भूल जाते हैं और कभी लेंस समझ के हम उस क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं और फिर आंसर अपना बिल्कुल गलत हो जाता है। तो इस केस में जब भी आप क्वेश्चन को रीड कर रहे हो तो उसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है, वो ये ध्यान रखना है कि वो किसकी बात कर रहा है। मिरर की बात कर रहा है, अगर मिरर की भी बात कर रहा है तो कौन से टाइप की मिरर कर रहे हैं। मिरर भी दो होते हैं, कॉनकेव होता है, कॉन्वेक्स होता है। तो आपको देखना कौन सा मिरर है। तो कौन सा मिरर है, कॉनकेव है ना, तो कॉनकेव मिरर हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। जैसे कि मैंने कॉनकेव मिरर ये ड्रॉ कर लिया। कॉनकेव मिरर में क्या होता है, आउटवर्ड यहाँ पर पॉलिश होती है, ये पॉलिश कर दी, ये हो गया। ये कौन सा पी पॉइंट, ये बीच वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, एफ पॉइंट, और इस पॉइंट को सी पॉइंट बोलते हैं, है ना। अब देखो आगे क्या कहता है, फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज 30 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ पे मुझे दे दी इसने, फोकल लेंथ दे दी 30 सेंटीमीटर। ये फोकल लेंथ इसको ही बोलते हैं ना हम, ये 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इसको एफ बोलते हैं ना, एफ आपको दे रखा है, एफ इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। आगे आपसे कहता है कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 40 सेंटीमीटर। अब ऑब्जेक्ट को ये रख रहा है 40 सेंटीमीटर पे, और हमें ये जानते हैं हम कि ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में रखना है हमको, तो हम यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में रखेंगे और लेफ्ट में भी ये कह रहा है 40 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पर अपने ध्यान रखो, एफ जो फोकल लेंथ होती है वो, और ये तो होती है फोकल लेंथ, और ये पूरी क्या होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और हमको मालूम है कि जो ये वाली होती है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं इसको हम, ये वाली टोटल, ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है जिसको आर से डिनोट करते हैं, ये हमेशा डबल होती है किसके, फोकल लेंथ के होती है ना। ये हमने किया था कि फोकल लेंथ बीच में, इसमें मिड में होता है इनके बीच में। तो यहाँ पे अगर ये 30 सेंटीमीटर, तो ये पूरी टोटल कितनी होगी, टोटल यहाँ तक कितनी होगी, 60 होगी ना, क्योंकि ये डबल है पूरी, ये 30 हुई तो ये 60 होगी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक सी पॉइंट तक है 60। अब ये क्वेश्चन में क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट है 40 सेंटीमीटर पे, तो आप अपना कॉमन सेंस यूज़ करो और देखो कि यहाँ पे अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक 60 हो रहा है तो ऑब्जेक्ट हमारे इधर आएगा या फिर इधर आएगा, 40 है ना, और 40 है तो वो भी इसमें क्या रहा है, 40 30 से ज़्यादा होगा, यानी 30 से ज़्यादा और 60 से कम, यानी कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा आपका इस पोजिशन पर, इसमें बीच में कहीं पे होगा। आया ये चीज़ समझ में आपको। देखो आगे, अब आपको क्या करना है, गिव द पोजीशन ऑफ, चलो मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूँ। ऑब्जेक्ट की वैल्यू दे रखी है आपको, यानी कि यू आपको कितना दे रखा है, 40 सेंटीमीटर, ये 40 सेंटीमीटर। अब आपको आगे फाइंड करने के लिए कहता है फाइंड गिव द पोजीशन ऑफ इमेज, यानी कि आपको इमेज की पोजीशन बतानी है, एंड डिटरमाइन द मैग्नीफिकेशन, और आपको मैग्नीफिकेशन फाइंड करना है। तो देखो कैसे कर सकते हैं, अगर आप लोगों को कॉनकेव मिरर के अंदर अपन ने इमेज फॉर्मेशन पढ़ा था, तो उसमें यह था कि अगर ऑब्जेक्ट आपके किसके बीच में, सी और एफ के मिड में हो, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पॉइंट के बीच में होता है, तो इमेज कहाँ बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर बनती है, इन्फिनिट के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में बनती है यहाँ पे, और साइज भी उसका लार्ज होता है। ध्यान रखना, वापस आप चाहो तो अपने टेबल देख सकते हो, कॉनकेव मिरर के अंदर इमेज फॉर्मेशन के अंदर यही था उसके अंदर। तो अब इससे हम लोग को देखो ये मालूम चल गया, डायग्राम की हेल्प से मालूम चल गया कि ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो बनेगी इसी साइड बनेगी, ठीक है। उस साइड कब बनती है, जब ऑब्जेक्ट अपना यहाँ पे होता है, एफ और पी के बीच में होता है, लेकिन अगर यहाँ पे है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी इसी साइड बनेगी। सेकेंड चीज़, इसका जो साइज होगा वो कैसा होगा, लार्ज होगा। लार्ज अपन ने पढ़ा था, लार्ज होता है उसका साइज। अब साइज लार्ज होता है तो इसका मतलब जो मैग्नीफिकेशन होगा उसकी वैल्यू किससे ग्रेटर आएगी, 1 से ग्रेटर आएगी, 1 से बड़ी आनी चाहिए मैग्नीफिकेशन। तो आपके दो काम हो गए। तीसरा ये भी बता रखा है कि जब भी इमेज नीचे बनती है तो कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। इन्वर्टेड है और इन्वर्टेड होती है तो हमेशा कैसी रहती है, रियल रहती है ना। इन्वर्टेड और रियल दोनों वर्ड साथ में रहते हैं, तो इन्वर्टेड होगी, रियल होगी। तो वो 50 से ज़्यादा काम तो अपना यहीं पे हो गया। कैसे हुआ, देखो पहला काम आपको वी निकालना है। वी यहाँ पे ये चीज़ तो हम श्योर हो गए कि जो इसकी जो वे की वैल्यू आएगी, यहाँ से देखो यहाँ से यहाँ तक 60 है, 60 से ज़्यादा ही आएगी, यानी वी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 60 से ज़्यादा आनी चाहिए, 60 सेंटीमीटर से। एक चीज़ तो ये होगी। सेकेंड, जो वी होगा या फिर जो एम की जो वैल्यू आएगी मैग्नीफिकेशन की, साइज लार्ज करके दिखा रहा है, एम की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 1 आनी चाहिए, एम की वैल्यू 1 आनी चाहिए, ठीक है।
तो ये दो चीज़ तो हम यहाँ पर, और तीसरी चीज़ रियल होगी इमेज, और क्या होगी इन्वर्टेड। देखो आधे से ज़्यादा मतलब ऑलमोस्ट 70% काम तो यहीं पे हो गया अपना। बस अब अपन को इसको सोल्व करना है, तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाना आपको। फॉर्मूला लगाएं हम लोग, चलो लगाते हैं। तो फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, मिरर फॉर्मूला। कौन सा यूज़ करेंगे स्टूडेंट, मिरर फॉर्मूला। तो क्या होता है मिरर फॉर्मूला, याद है लिखवाया था मैंने मिरर फॉर्मूला, बताओ क्या होता है मिरर फॉर्मूला, याद करो, नहीं याद है, चलो मैं लिखता हूँ। मिरर फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल 1/f, ये मिरर फॉर्मूला होता है। अब देखो इसके अंदर गिवन क्या क्या है, गिवन लिखें, चलो यहाँ पे लिखता हूँ मैं गिवन। गिवन क्या क्या है, v की वैल्यू दे रखी है, नहीं तो v तो y फाइंड आउट करना अपन को। u दे रखा है कि यस, और u क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है ना u, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अपन को अब इसमें देखो ध्यान रखना, साइन का भी ध्यान रखना है। u कितनी है 40 सेंटीमीटर, ये मैं लिख दिया 40 सेंटीमीटर। बट ऑब्जेक्ट आपके इस पोल से इस साइड है, और अपन ने कार्टेशियन साइन कन्वेंशन पढ़ा था, अगर आप कोई भी वैल्यू पोल से इधर लेफ्ट साइड में लेते हो तो वैल्यू हमेशा कैसी लेनी है, नेगेटिव लेनी है, और उस साइड लेते हो तो पॉजिटिव लेनी है। तो इस साइड ले रहे तो कैसी होगी, नेगेटिव होगी, तो मैं नेगेटिव का साइन लगा दिया, ये रहा। एफ की वैल्यू दे रखी है कि आपको, एफ इट मीन्स फोकल लेंथ, एफ की वैल्यू दे रखी है, यस दे रखी है, कितनी दे रखी है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। बट हियर वी आल्सो हैव टू यूज साइन, हमको साइन भी यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे साइन हम क्या यूज करेंगे, ये भी इसी साइड है ना, लेफ्ट साइड, इट मीन्स व्हाट विल वी यूज, माइनस साइन यहाँ पे यूज किया जाएगा। यू हो गया, एफ हो गया, और वी तो हमको फाइंड करना है, तो वी तो हम फाइंड करेंगे। बट ये हमको पता है वी हमेशा वी किस में आना चाहिए, यहाँ पे नेगेटिव आना चाहिए वी की वैल्यू। देखो एक चीज़ यहाँ से और होगी कि वी की वैल्यू 60 से अबव होनी चाहिए, साथ में कैसे होनी चाहिए, माइनस में आनी चाहिए। कैसे आनी चाहिए, माइनस में आनी चाहिए, क्योंकि ये भी इसी साइड बन रहा है, देखो डायग्राम बन रहा है ना। तो ये करें, सोल्व करें, चलो देखते हैं अपना आंसर इसी के बेसिस पे आता है या नहीं आता है। करें, चलो यहाँ पर सोल्व करता हूँ मैं, इधर करता हूँ, पुट करो वैल्यू, करें अपन। तो 1/, चलो v को फाइंड करना है, इसको उधर लेकर चला जाऊँ मैं, चलो ले चलते हैं। 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, रखो वैल्यू। 1/v इक्वल टू 1/f की वैल्यू कितनी है, -30 माइनस u 1/u की वैल्यू कितनी है, -40, ये -40। देखो इसका माइनस तो एज इट इज रहेगा, -1/30, और देखो ये माइनस तो माइनस प्लस हो जाएगा, और 1/40। देखो एलसीएम क्या आएगा यहाँ पे, देखो एलसीएम लेने का यहाँ पे एक तरीका बताऊँ, बहुत ही मज़ेदार वाला। एलसीएम जो होता है ना, 2 वैल्यू या 3 या कितनी भी वैल्यू दे रखी हो, उनमें से जो एलसीएम होगा हमेशा लार्जेस्ट वैल्यू आएगी, हमेशा बड़ी वाली वैल्यू होगी, या तो बड़ी वाली वैल्यू होगी या फिर उसका मल्टीपल होगा। आया समझ, एलसीएम हमेशा बड़ी वाली वैल्यू होती है या फिर उसका मल्टीपल होता है। तो इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, ग्रेटर कौन सी है, 40 है। तो 40 हो सकती है क्या, देखते हैं। अब बड़ी वैल्यू में आपको चेक भी करना हो सकती है, नहीं हो सकती है, तो उसके लिए क्या करते हैं कि उन दोनों वैल्यू का भाग जाना चाहिए, डिवाइड होनी चाहिए। अगर आपकी वो जो वैल्यू, अगर उनमें दोनों वैल्यू का डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब एलसीएम होगी। तो इनमें से बड़ी वैल्यू कौन सी, 40, तो क्या 40 में दोनों से डिवाइड हो रहा है क्या, देखो 40 से तो हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे एलसीएम 40 लेता हूँ तो 40 में 40 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 30 से नहीं हो पाएगा। इसका मतलब 40 आपने यहाँ पे एलसीएम नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, फिर 40 का मल्टीपल होगा, 40 का मल्टीपल यानी 40 का ट्वाइस क्या होगा, 80। तो क्या 80 में दोनों से डिवाइड होता है क्या, 80 में दोनों से डिवाइड होता है क्या, 40 से तो हो जाएगा, 30 से नहीं हो पाएगा, तो 80 भी नहीं हो पाएगा। क्या 40 का और अगला देखो थ्राइस, देखो कितना होता है 120, क्या 120 में दोनों से डिवाइड होता है क्या, यस होता है। तो इस बार अपना एलसीएम क्या जाएगा 120। तो 30 में 120 से डिवाइड करो 4 टाइम, और माइनस भी है, प्लस 40 से इसमें डिवाइड करो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3, ये हो गया, और -4 में गए तो -1/120। देखो स्टूडेंट, ये अपना अभी आंसर नहीं आया, ये तो हमने वैल्यू फाइंड की 1/v की, और हमको वैल्यू 1/v की थोड़ी ना चाहिए, हमको तो वैल्यू चाहिए v की चाहिए। तो इस केस में अपन क्या करें, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें या फिर इसको क्या कर दें, उल्टा कर दें वैल्यू को। जैसे कि यहाँ पे देखो आगे, देखो मैं इसके बाद में यहाँ पे लिख रहा हूँ है ना, तो क्या हो जाएगा 1/v है ना। तो या तो आप देखो इसको, देखो एक बार मैं ऐसे लिख देता हूँ, 1/v इक्वल -1/120।
देखो या तो आप यहाँ पर करो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। बाकी दूसरा तरीका बताता हूँ मैं आपको v चाहिए, इसको उल्टा कर दो, v को ऊपर लिख दो, 1 को नीचे लिख दो। v और अपॉन में 1 लिखना जरूरी नहीं होता है, तो इधर उल्टा किया तो इधर भी करना पड़ेगा अपन को, ये तो मैथमेटिक्स का रूल है। तो ये 120 और सेंटीमीटर में ना अपन ने सेंटीमीटर में ले रखा क्या, यह सेंटीमीटर, तो ये अपना आंसर हो गया, ये वैल्यू की वैल्यू आ गई। बट अपन को v थोड़ी फाइंड करना है, अपन को तो m की वैल्यू भी फाइंड करनी है, m यानी मैग्निफिकेशन भी निकालना है अपन को। तो m की वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन, अभी जस्ट इससे पहले पढ़ा था। m इज इक्वल टू होता है या तो h डैश अपॉन s, यानी कि इमेज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर दूसरा फॉर्मूला था माइनस v अपॉन u। v यहाँ पे इमेज डिस्टेंस दे रखा क्या, यह सभी अपन ने फाइंड किया, -120, तो -120 अपॉन, चलो माइनस भी है ना, तो ब्रैकेट में यहाँ पे माइनस लगा दूं मैं, ये माइनस u की वैल्यू, u देखो u अपन को दे रखा क्या, यस दे रखा, -40, ये -40, देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो रहा है, तो क्या बच रहा है ऊपर, तो ऊपर तो रह रहा है -120 अपॉन 40, और -120 हम 40 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम, यानी -3। ठीक है, ये आ गया, m की वैल्यू भी फाइंड हो गई। तो देखो यहाँ पे जब आपको चेक करना, अब देखो आंसर को हम चेक करते हैं, बता करें, देखो मैंने कहा था कि v की वैल्यू 60 से ग्रेटर आनी चाहिए, देखो 60 से ग्रेटर है ना, यहाँ पर साइन को नहीं देखना है ना, यहाँ 60 से अबव है ना, 120 आ गया, यानी अबव है। v की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए, देखो नेगेटिव है, माइनस का साइन आ रहा है। और क्या थी, m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, देखो m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, देखो माइनस नहीं देखना यहाँ पे, ग्रेटर देन 1 है ना, तो 3 हो गया। और इसके अलावा देखो इमेज आप नहीं भी है तो आप लिख सकते हो, और मैंने ऐसे ही बताया था, जब भी m की वैल्यू नेगेटिव है, इससे पहले वाले देखो, इससे पहले जो पढ़ा था ना मैग्निफिकेशन, उसमें बताया था अगर m की वैल्यू नेगेटिव आती है तो उस केस में इमेज कैसे बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड, और रियल के साथ हमेशा कौन आते हैं, इन्वर्टेड आता है। तो ये स्टूडेंट ये अपना न्यूमेरिकल हो गया, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इसको नोट कीजिए। तो बच्चों आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ये न्यूमेरिकल भी आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आया था आप कमेंट करना और मुझे पूछना, बताना कि आपको क्या नहीं समझ में आया। मैं ज़रूर उस वीडियो का, उस आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको हम नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल और भी है, कॉन्वेक्स मिरर पे भी होता है और कॉन्वेक्स मिरर पे भी न्यूमेरिकल है। तो आपको अब इसके अलावा जो 2 न्यूमेरिकल ऐसे होगा, बिल्कुल बस साइन वगैरह का आपको ध्यान रखना, ट्राई करना। आपकी एक्सरसाइज का जो 2nd और 5th नंबर का जो क्वेश्चन है उसको ट्राई करना आप लोग, ये आपके लिए होमवर्क होगा, और देखना कैसे हम कर सकते हैं उसको। चाहो तो आपके जो एग्जाम्पल है उनकी भी आप हेल्प ले सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो आपको तो इस वीडियो को जरूर लाइक करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो ओके, बाय एंड टेक केयर।